अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल कोर्स। और हम पहुंच चुके हैं जी लेक्चर नंबर 33 के ऊपर। आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ अचीव की थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन शुरू की थी दैट वाज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से जो मॉड्यूलैरिटी है हमने उसको डिस्कस किया था। और मॉड्यूलैरिटी के बाद हम लोगों ने बात शुरू की थी इंटरफेसेस के ऊपर, वो कंप्लीट भी हुई। इसकी डिटेल में अगर आप देखें, हमने कहा जी मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न को हम इम्प्लीमेंट कर सके। सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या था कि जितनी भी लेयर्स हैं, जितनी भी टीयर्स हैं, दे शुड फोकस एट देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि जो रिमेनिंग टीयर्स हैं या रिमेनिंग लेयर्स हैं उन्होंने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया होगा। बेनिफिट क्या हुआ, इजीली चेंज मैनेजमेंट की जा सकती है और बाकी इसमें बहुत से बेनिफिट है जो हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था जब मॉड्यूलैरिटी को हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो दो फर्दर कंसेप्ट हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने होंगे। द फर्स्ट वन इज़ कपलिंग एंड सेकंड वाज इन कोहेजन। कपलिंग ये थी कि दो या दो से ज़्यादा जो मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में किस हद तक डिपेंडेंसी है, और ये डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मॉड्यूल हाईली कपल्ड होगा, और ये डिपेंडेंसी जितनी कम होगी उतना ही वो लो कपल्ड होगा। और रूल ऑफ थंब क्या है, हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं लो कपलिंग। ठीक है जी, उसकी रीज़न क्या थी, टेस्टेबल, रिप्लेसेबल और बाकी सब चीज़ें हमने देखी थी। कोहेजन ये था सादा वर्ड में कि अब हम किसी मॉड्यूल के अंदर चले गए हैं, उस मॉड्यूल में जो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, और ये रिलेशनशिप हाई होना चाहिए। और हमने कहा था कि इसको आसान तरीका अंडरस्टैंडेबिलिटी में वो ये है, आप ये समझे कि एक मॉड्यूल ने या एक सिंगल क्लास ने, एक सिंगल यूनिट ने कितने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और हमने ऑर्डर की क्लास देखी थी और क्लासेस की कुछ बात की थी, तो उसमें हमने बताया था कि जो एक ऑर्डर क्लास है ऑर्डर की, लेकिन वो खाली ऑर्डर की इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर रही, उसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी थी। तो ये दो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट तो नहीं तो दो अगेन हम डिफरेंट कह सकते, तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने सिंगल क्लास में पैकेज कर दिया या इकट्ठा कर दिया और फिर उनको नाम रख दिया जी ऑर्डर। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या निकला कि हमने ये देखा कि ऑर्डर एक क्लास अलग है, कस्टमर एक क्लास अलग है। बेनिफिट क्या हुआ, क्यों ये काम किया गया, आज भी आपको इसका डिटेल से आइडिया हो जाएगा। चेंज मैनेजमेंट, कल को अगर हम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन में चेंज करना चाहते हैं तो हम सिर्फ कस्टमर की जो क्लास है उसको लेंगे। उस फर्ज करें हमें जो कस्टमर है उसका एड्रेस भी चाहिए, उसका सेल नंबर भी चाहिए, तो हम सिर्फ ये जो कस्टमर वाला मॉड्यूल है उसको चेंज करें, जो कस्टमर वाला जो कंपोनेंट है हम सिर्फ उसको चेंज करेंगे, रिकम्पाइल करेंगे, हमारा काम चल रहा होगा। इस मामले में जो ऑर्डरिंग वाली क्लास है वो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगेन यही चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे कि हर क्लास को, हर पैकेज को, हर मॉड्यूल को कंसर्न होना चाहिए अपने ही फंक्शनैलिटी के साथ। फिर उसके बाद हमने इंटरफेसेस की बात की। इंटरफेसेस आज आपको इंपॉर्टेंस की इसके फर्दर समझ आ जाएगी। इंटरफेस क्या था, तीन चीज़ें अपने माइंड में रखनी जब इंटरफेसेस की बात करनी है। कोई कंपोनेंट है वो आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा है, जैसे सर्वर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं जी कि एक इंटरफेस है वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। अब दूसरे नंबर पर क्वेश्चन ये था कि सर्विस कैसे अटेन करें, इस सर्विस को कैसे एक्सेस करें। उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जितने भी सर्वर हैं वो आपको एक इंटरफेस देंगे कि भाई ये मेरे पास एक इंटरफेस है, इसके थ्रू ये तुम काम करो, ये तुम डेटा मुझे पास करो, मैं तुम्हें ये सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। और तीसरे नंबर पर वो ये था कि जो सर्विस का इंटरफेस है इट शुड नॉट बी चेंजेबल, इसको चेंज नहीं करना चाहिए। अगर इसको चेंज कर देंगे तो बहुत सी चीज़ें और भी चेंज होगी। एग्जाम्पल हमने देखी थी एक्वावेदर की, कि एक्वावेदर हमसे कहता है जी कि आप मुझे सिटी का नेम बताएं, मैं आपको उसका वेदर करंट है क्या है वो बता दूंगा, और आगे जो नेक्स्ट 7 डेज हैं उनका वेदर भी बता दूंगा। इस तरह हमने स्केल रूट की एग्जांपल देखी थी कि स्केल रूट आपसे कहता है मुझे डिजिट में नंबर पास करो, मैं इसको स्केल रूट कैलकुलेट कर दूंगा। लेकिन अगर हम उसको
न्यूमेरिक की जगह स्ट्रिंग्स का डेटा पास कर देंगे तो उस पर वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगा। तो इंटरफेसेस भी हमने बात की। आज हम जो बाकी के 4 डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वाला काम कंप्लीट करके आगे मूव कर देंगे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ। अच्छा जी, तो आज हम जो बाकी के 4 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से जो पहला प्रिंसिपल है ओवरऑल, जो थर्ड प्रिंसिपल है वह इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी सिस्टम की डीकम्पोजिशन है। अब हमने सिस्टम को डीकम्पोज करना है किस बेस के ऊपर? डिज़ाइन डिसीजन के बेस के ऊपर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्यूचर में देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंज आ सकती है। फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज आ सकती है, हमने क्या चेंज मैनेज करनी है। चेंज मैनेजमेंट अगेन जो हमें देखना पड़ेगा बार बार। हम करेंगे क्या कि जितने भी डिज़ाइन डिसीजन हैं इन सब को सेपरेट कर देंगे और सेपरेट करने के बाद इनको एक पैकेज में रख देंगे, एक कंपोनेंट में रख देंगे, एक क्लास में ले जाएंगे और उसको हम कर देंगे इनकैप्सुलेट। आप इनकैप्सुलेशन को समझ सकते हैं दूसरे वर्ड में वो ये कि जो कैप्सूल होता है ना, ये कैप्सूल जो हम मेडिसिन में कैप्सूल इनटेक करते हैं, ये कंसेप्ट वहीं से है। अब वो जो कैप्सूल है उसके अंदर कोई मेडिसिन छुपी होती है। आप सब लोग, हम इंक्लूडेड, उस कैप्सूल को जस्ट टेक करते हैं और वो अल्लाह उसमें शिफा देता है। लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की उसको ओपन करें और देखने उसमें से क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स है, कैसा डेवलप हो रहा है, कौन सा इसमें केमिकल है। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और फ्यूचर में वो क्या है कि फ़र्ज़ करें कंपनी है उसकी पावर को चेंज करना चाहती है या उसमें कोई और चेंज करना चाहती है, वो सिंपल उसको चेंज कर देगी। अब जो कैप्सूल हैं अब आप देख सकते हैं वो मल्टीपल हैं, वो कोई एक ही कैप्सूल नहीं है। तो इसी तरह से हम भी ये काम करना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर यूनिट को एक कैप्सूल की फॉर्म में ले चलें और हम देखें कि फ़र्ज़ करें फ्यूचर में हमें 6 डिफरेंट डिज़ाइन डिसीजन के साथ क्या चलना है। तो हम क्या करेंगे, इसके 6 डिफरेंट कैप्सूल क्रिएट कर देंगे और उसमें फ्यूचर में जिसमें चेंज आएगी हम सिर्फ उस कैप्सूल में चेंज कर देंगे, बाकी कैप्सूल अनअफेक्टेड रहेंगे। तो इनकैप्सुलेशन मैं बेसिकली डिटेल में यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। हमारे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन में क्या होगा, हमारे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन में 2 चीज़ें होंगी मिनिमम। एक तो होगा डेटा, और दूसरा होगा उस डेटे के ऊपर ऑपरेशंस। ये 2 चीज़ें हमने इनकैप्सुलेट करना इन दी फॉर्म ऑफ क्लास। फिलहाल आप ये कहें कि हर वो अच्छा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, हमने कल लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस की थी कि एवरीथिंग शुड बी प्राइवेट। क्लास के अंदर प्राइवेट है, क्यों? वो प्राइवेट जो किया था हमने बेसिकली अपने इस डेटे को इनकैप्सुलेट कर दिया था, छुपा दिया था दुनिया से, कि दुनिया डायरेक्ट हमारे इस डेटा को एक्सेस ना कर सके। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये, अगर तो हमने इसको इनकैप्सुलेट कर दिया, इसके अंदर इंफॉर्मेशन को छुपा दिया, तो दुनिया से कैसे एक्सेस करेगी? ऑफ कोर्स दुनिया अगर इस कैप्सूल के, हमारे इस क्लास को एक्सेस, हमारे इस पैकेज या कंपोनेंट को एक्सेस नहीं कर सकती तो उनके किस काम की? तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, इस काम के लिए फिर हम इंटरफेसेस आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरफेसेस और इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। इंटरफेस स्पेसिफिकेशन में क्या होगा कि हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से एक्सटर्नल विजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं इस इनकैप्सुलेशन की या इस कंपोनेंट की। एग्जाम्पल है, आप किसी ऑर्डर की क्लास है, आप ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त बताओ कौन सा ऑर्डर है। तो उसके लिए हमने कोई ना कोई ऑपरेशन आइडेंटिफाई किया होगा। वो क्लाइंट जो है हमारे उस ऑपरेशन से बात करेगा कि भाई मुझे आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमने जो ऑपरेशन आइडेंटिफाई किए हुए हैं, ये आगे जो हमारे पास डेटा है इससे कम्युनिकेट करेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन गेट करेगा और ये रिटर्न करेगा यहाँ से और वापस ये चले जाएगी क्लाइंट को। तो इस तरह से हम लोगों ने दुनिया को बताया होगा कि ये प्रॉपर्टी का अगर आप किसी के मसला कि अगर आप इससे इनकैप्शन जो डेटा है उसको गेट करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, बट आपको एक इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंटरफेसेस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जब हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग जब कर लेते बेनिफिट क्या हुआ? इसके हमें 2 बेनिफिट फ़िलहाल नज़र आएंगे। एक तो ये कि जब इनकैप्सुलेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेटा, मतलब डिज़ाइन डिसीजन, इनफैक्ट तो डिज़ाइन डिसीजन के हवाले से
हमने क्या किया कि मल्टीपल डिज़ाइन डिसीजन है तो मल्टीपल इंटरफेसेस, मल्टीपल आप इनकैप्सुलेट क्लासेस कर दें, कंपोनेंट डेवलप कर दें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हर कंपोनेंट के अंदर या हर कैप्सूल के अंदर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी जिसका ताल्लुक सिर्फ उसी डोमेन के साथ। एग्जाम्पल है, एक कैप्सूल है जो कि एप्लीकेबल है टाइफाइड फीवर के लिए, तो फिर टाइफाइड की इन्फॉर्मेशन, टाइफाइड की रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है सिर्फ उसी कैप्सूल में होगी। और अगर हम इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो इसी एक कैप्सूल को अपडेट करेंगे। ये कंसेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, कोहिजन में। कोहिजन क्या कहती थी कि जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है किसी एक कॉन्टेक्स्ट के, सिर्फ वही आप अलग कर दें कंपोनेंट से। जैसे हमने ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन अलग थी, कस्टमर की अलग थी, तो हमने दो डिफरेंट, यहाँ से आपका लेके दो डिफरेंट कैप्सूल क्रिएट कर दिए थे। तो जब हम ये काम करते तो हमें कोहिजन अचीव हो जाती है। और जब हमें कोहिजन अचीव हो जाएगी तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब हम ये कोहिजन को इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के थ्रू एक्सेस करते तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो रिजल्टिंग सॉफ्टवेयर यूनिट होगा वो लूजली कपल्ड भी होगा। ये हमें यहाँ पे बड़ा बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिल जाता है जब हम इन्फॉर्मेशन हाइडिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं। अच्छा, अब जब कोहिजन है ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इसकी 7 टाइप्स हैं, लेकिन उन 7 में से मैं सिर्फ 2 यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर तो हमने छुपा दिया है, इनकैप्सुलेट कर दिया है डेटा की रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने, हमारी क्लास ने डेटा को कैसे स्टोर किया हुआ। एग्जांपल है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे स्टोर है, ये इंटीजर की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, कोई कैरेक्टर अरे है, कोई पॉइंटर है, हमने दुनिया से छुपाया हुआ इस चीज़ को। तो जब हम डेटा की रिप्रेजेंटेशन को हाइड कर देते हैं, तो डेटा की रिप्रेजेंटेशन को हाइड करते, इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशनली कोहिसिव। कि हमने इंफॉर्मेशन को हाइड किया हुआ, लिहाजा अब हमारा ये जो मॉड्यूल है, ये जो कंपोनेंट है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोहेसिव हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे ये है कि अगर तो हम उसमें हाइड कर देंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है जी, एल्गोरिदम है जैसे सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ जी कि हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, तो ये सॉर्टिंग के लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम होगा, कोई ना कोई मेथड या तरीका होगा जिसके थ्रू ये काम होगा। एल्गोरिदम आप सिंपल वर्ड में फिलहाल ये समझ लें कि एल्गोरिदम है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं कोई चीज़ अचीव करने के लिए। मतलब आप कहेंगे जी कि हमें ये स्टूडेंट का डेटा पास करें, उस डेटा को फिर हम कहेंगे कि अगर हम एग्जांपल है, मैं आपको सॉर्ट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर CGPA, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जिसका सबसे हाई CGPA है उसको सर्च करो और सबसे पहले उसको लिख दो। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स पे इंडेक्स की सर्चिंग हो रही है बेसिकली। तो जब हम एल्गोरिदम बस दुनिया को छुपा देंगे कि हमने इसको सॉर्ट कैसे किया है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शनली कोहेसिव। अच्छा, अब मैंने भी आपको बताया इसकी टोटल 7 टाइप्स हैं, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 2। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न भी आज ही आपको पता चल जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड्स, सॉफ्टवेयर की जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब क्या है, डेटा और ऑपरेशंस को जो कि फ्यूचर डिज़ाइन डिसीजन के पर्सपेक्टिव से होंगे उसको हाइड कर दें, उसको इनकैप्सुलेट कर दें आउटर वर्ड से। सादा सा वर्ड है, बेनिफिट क्या होगा, हमें कोहेजन भी अचीव हो जाएगी और उस सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स के अंदर लूजली कपल्ड भी हो जाएंगे। तो ये दोनों बेनिफिट है जो हम हासिल करना चाहते थे कपलिंग कोहेजन की फॉर्म में, जो हमें इन्फॉर्मेशन हाइडिंग से मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो फोर्थ जो हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन डिसीजन, वो है जी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ये मैं INC लिखा है तो ये इसकी एब्रीविएशन है इंक्रीमेंटल की। तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट क्या है, वो याद करें कि हमने कहा था जो क्लासिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जैसे प्रोसेस मॉडल थे जिसमें हमारे पास आ गए थे वाटरफॉल, उसमें क्या था, पहले रिक्वायरमेंट गैदर करें, फिर आर्किटेक्ट करें, फिर डिज़ाइन करें, फिर कोड करें, फिर टेस्ट करें, फिर इसकी मेंटेनेंस पे चले जाएं। इस किस्म की चीज़ें आपको नज़र आई थी। पर हमने कहा कि इज़ इट पॉसिबल कि हम सॉफ्टवेयर को फेज़ में डेवलप कर सकें। तो जब हमने सॉफ्टवेयर की फेज डेवलपमेंट की बात शुरू की थी तो उसमें हमारे पास क्या आया था, हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो फिर हम उसको डेवलप कर सकते हैं इंक्रीमेंटल मैनर से, या हम उसको डेवलप कर सकते हैं आइटरेटिव मैनर से। इंक्रीमेंटल में क्या था, हर मॉड्यूल के साथ या सादा वर्ड में हर डिलीवरी के साथ, हर डिलीवरेबल के साथ हम नई फंक्शनैलिटी ऐड करते थे। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, हमने कहा था ठीक है जी, पहली हम आपको जो 30 डेज़ के बाद डिलीवरी देंगे वो ये होगा। नेक्स्ट फिर हमने कहा जी इसका जो सेकंड पार्ट वो ये डेवलप हो जाएगा।
थर्ड नंबर पे हमने कहा जी कि इसका ये बड़ा जो पार्ट है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर को डेवलप करते थे। तो अब इसमें इशू क्या आया था, इसमें इशू ये आया था कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा सबसे पहले हमने इसको डेवलप किया, तो सबसे पहले कौन सी वाली रिक्वायरमेंट्स पे काम शुरू किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन का। आई होप आपको कुछ चीज़ें माइंड में आ गई होंगी। तो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ये वही है कि सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन प्रिंसिपल के मुताबिक सॉफ्टवेयर में आप क्या करें, सॉफ्टवेयर में आप सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंट के हिसाब से डेवलप करें, इकट्ठा सॉफ्टवेयर डेवलप ना करें। मतलब उसमें जैसे जैसे फंक्शनैलिटी ऐड होती जाएगी तो वो काम शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को डिटेल से लिखा नहीं है। अब क्वेश्चन है, जब हम इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे दो किस्म के डिज़ाइन आपको नजर आएंगे। एक को हम कहते हैं फैन इन, एक को हम कहते हैं फैन इन, दूसरे को कहते हैं फैन आउट। ये थोड़ा सी आप कहानी समझ जाइएगा तो फिर आपको बताएंगे कि बेसिकली जब आप फैन इन फैन आउट में को अचीव कर लेंगे तो हम एक दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब वो प्रॉब्लम क्या होगा, वो भी इसी में सॉल्व होगा कि जब सॉफ्टवेयर को आप इंक्रीमेंट डेवलप करेंगे। ऑफकोर्स जैसे देखें, ये हमारे पास पहला मॉड्यूल था। इस मॉड्यूल ने, अब फर्ज करें जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस मॉड्यूल के साथ, तो क्या चीज़ हो सकती है। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा फैन इन। फैन इन रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यूज अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है जी। अब दूसरा है फैन आउट, क्या है जी, रेफर्स टू दी नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूनिट। ये दूसरा का रिवर्स है। एग्जांपल है जी, ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूनिट है 1। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो 1 है ये अपनी वर्किंग के लिए 2 को भी यूज़ कर रहा है, 3 को भी यूज़ कर रहा है, 4 को भी यूज़ कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कहते हैं कि मुख्तलिफ यूनिट्स एक पर्टिकुलर यूनिट सॉफ्टवेयर यूनिट यूज़ करता है, से कहते हैं फैन आउट। क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको आउट नज़र आ रहा है। फैन इन में क्या होगा कि हमारे पास फ़र्ज़ करें जी एक मॉड्यूल 1 है, दूसरा मॉड्यूल हमारे पास यहाँ पे 2 है और तीसरा मॉड्यूल हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल मिलकर एक मॉड्यूल है ए, यहाँ मॉड्यूल है 4, इसको यूज़ कर रहे हैं। इसे कहते हैं जी फैन इन। तो ये जब हम कहानी चलाते हैं यहाँ पे कि जब इनके बीच में ये कम्युनिकेशन होती है फैन इन फैन आउट की, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उससे प्रॉब्लम कहते हैं साइक्लिंग। साइक्लिंग में क्या होगा, 1 यूज़ कर रहा 2 को, 2 यूज़ कर रहा 3 को। मैं अगर डेवलप करूँ तो ज़्यादा सूटेबल है। एक हमारे पास मॉड्यूल है 1, ये यूज़ कर रहा है जी 2 को, 1 यूज़ कर रहा है 2 को और 2 यूज़ कर रहा है जी 3 को और 3 यूज़ कर रहा है जी 1 को। आप देखें कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 1। तो ये जब हम ये काम करते तो हम यहाँ पे साइकिलिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब ये साइकिलिंग क्या करेगी, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, लिहाजा हमें इस साइकिलिंग से बचना है। कैसे बचना है, उसके लिए हम एक तकनीक है जिसे कहते हैं जी सैंडविचिंग। इस सैंडविचिंग की टेक्निक को फॉलो करेंगे। अब ये टेक्निक क्या कहती है, ये टेक्निक हमें ये गाइड करती है कि आप ऐसा करें कि जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी नज़र आ रही है उसको स्प्लिट कर दें, डिकम्पोज कर दें। और डिकम्पोजिशन इस तरह करें कि किसी एक मॉड्यूल की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें जब तक कि सारी की सारी डिपेंडेंसी ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, दोबारा इसको ज़रा सुन लें मैंने क्या कहा है। सैंडविच की टेक्निक ये कहती है कि जहाँ पे साइकिलिंग इंट्रोड्यूस हो गई है तो उसमें से किसी एक यूनिट को, आपकी अपनी मर्जी कौन सा यूनिट के लेके आना है, टोटली आपका अपना डिसीजन है। तो किसी एक जगह पे जाओ, उसमें उसको डिकम्पोज कर दो 2 यूनिट्स में। मतलब हमारे पास यूनिट था 1, उसकी स्प्लिट कर दो उसको 2 हिस्सों में और इस तरह स्प्लिट करो कि इसमें डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। और ये काम कंटिन्यू करो जब तक ये डिपेंडेंसी सारे के सारे सिस्टम से ख़त्म ना हो जाए। अभी मैं डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब सैंडविचिंग जो टेक्निक है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। सैंडविचिंग की टेक्निक जो है ये अप्लाई की जा सकती है 2 काम के लिए। पहला क्या है कि अगर हमें म्यूचुअल जो डिपेंडेंसी है, जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी है आप नज़र आ रही है कि ए और बी और आपस में डिपेंडेंट है, इसको कैसे ब्रेक किया जा सके।
ये हमारे पास क्या है कि लॉन्ग डिपेंडेंसी चेन है, ए बी पे, बी सी से, सी डी पे, डी ई पे, इस तरह लंबी चेन चल रही है डिपेंडेंसी की। इन दोनों चेन्स को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं सैंडविचिंग को। अब आप देखें, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करने चले थे, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करते करते हम कितने प्रॉब्लम में आ गए। तो ये एक चीज़ें जैसे हम रिक्वायरमेंट पढ़ रहे थे उस वक्त बड़ा आसान लग रहा था कि हम रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, प्रायोरिटाइज़ करने के बाद फिर उसको डेवलप कर लेंगे और फिर उसको हैंड ओवर कर देंगे। हमने उस वक्त माइंड में क्या भी आपने सोचा कि जब हम इसको डिलीवर करेंगे तो डिलीवरी करने के बाद ये डिलीवरी नहीं, ये दैट विल बी कंटिन्यूस डिलीवरी। कंटिन्यूस का मतलब है हर 3 या 4 वीक्स के बाद आपने एक नया सॉफ्टवेयर पैकेज डिलीवर करना है, और जैसे डिलीवर करेंगे तो वो प्रीवियस के साथ इंटीग्रेट भी होगा। जब इंटीग्रेशन आएगा तो वहाँ पे इंटरफेसेस के इशू आ सकते हैं, तो डिपेंडेबिलिटी भी आ सकती है, डिपेंडेंसी भी आ सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें हैंडल करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे जब फैन इन फैन आउट हमें रेफर करेंगे तो उसके साथ में भी सैंडविच की टेक्निक भी फॉलो करनी पड़ेगी। अब एक साइकिलिंग को देखते हैं और इस साइकिल को इस रूल के मुताबिक ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस मॉड्यूल ने या इस रूल ने हमें कैसे हेल्प प्रोवाइड की चीज़ के लिए। तो आइए ज़रा, ये हमारे पास एक मॉड्यूल कंपोनेंट कह लें, इसको मॉड्यूल कह लें। ये हमारे जाना मसला है कि इस वक्त आप आसानी के लिए यूनिट कह लें। एक यूनिट ए है, दूसरा यूनिट सी है और तीसरा यूनिट बी है। ए यूनिट सी को यूज़ कर रहा है, सी बी पे डिपेंडेंट है, बी ए पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब है कि ये जो हमने फ़ैन इन फैट आउट के चक्कर में वो इसको ज़रा गौर से देखिएगा, कौन से मॉड्यूल फ़ैन इन करे, कौन से मॉड्यूल फ़ैन आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब इस रूल के मुताबिक एक साइकिल यूनिट आ गया है हमारे पास, ए सी बी, ये साइकिल यूनिट आ गए हैं। अब वो कहता है किसी एक यूनिट को ले लो, मतलब कि ए को ले लो, सी को ले लें या बी को ले लें। किसी एक यूनिट को ले लें और इसको स्प्लिट कर दें 2 यूनिट्स में, स्प्लिट कर दें इसको 2 पार्ट्स में, 2 यूनिट्स में। इस तरह से स्प्लिट करें कि जैसे जब इसका ये न्यू यूनिट्स बनेंगे ना, उनमें डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो फ़र्ज़ करें हम शुरू करते हैं बी से। हम कहते हैं सबसे पहले बी को ब्रेक डाउन करते हैं इस रूल के मुताबिक। तो जैसे बी को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके बन जाएंगे ये 2 यूनिट्स, मैं उसे कहता हूँ B1 और B2। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? तो अब ये करना क्या है, इसमें से हम वो पार्ट अलग करना चाह रहे हैं जो ए यूज़ कर रहा है या ए पे डिपेंडेंट है, और हम जो B1 में वो पार्ट इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहे हैं जो कि सी के लिए यूजेज में है। तो फिर हमारे पास जो नई डायग्राम बन जाएगी वो कुछ ये बन जाएगी। अब इसमें जो B1 है ये वो डिपेंड वाला पार्ट है जो ए पे डिपेंडेंट है, और B2 वह है इसमें वो हिस्सा है जिसके जो सी यूज़ कर रहा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या हो गया, तो अभी हम देखें कि अब हमारे बीच में या B1 से ए पे गए, B1 से ए पे गए, ए से सी पे गए, सी से बी पे गए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक जगह पे साइकिल टूट गया। अब हम यहाँ से बी से इस तरफ मूव नहीं कर सकते। अच्छा जी, क्या हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? इफ़ यस ओके, अगर नहीं तो फिर इस टेक्निक को दोबारा अप्लाई करो जब तक ये कंप्लीट डिपेंडेंसी ब्रेक डाउन नहीं हो जाती। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं जी मॉड्यूल ए को। अब ए को हम 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड करेंगे, तो एक वो पार्ट जो B1 यूज़ कर रहा है या B1 के रिलेशन में है, और दूसरा वो पार्ट जो कि सी के साथ एसोसिएशन में है, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो अब आप देखें यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि B1 और ये एक डिफरेंट बन गया है डिपेंडेंसिबिलिटी, और उसके बाद हमारे पास A2 की सी के साथ डिपेंडेबिलिटी बन गई है, और उसके बाद सी की फर्दर हमारे पास ये बन गई है। अच्छा, अगर फर्दर आप देखें कि A2 सी को यूज़, सी B2 यूज़ कर रहा है, काफ़ी हद तक हमारे पास प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन अगर हमें फर्दर फील करते हैं कि यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है A2 जो A2 के यूज़ के लिए, और जो दूसरा पार्ट है जो B2 के लिए यूज़ के लिए, तो हम C1 और C2 को फर्दर स्प्लिट डाउन कर देंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर कर दी गई, कर चुकी होगी हमारे इस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं सैंडविचिंग। आई होप के यू गॉट द आइडिया। तो ये था हमारा जी 4th डिज़ाइन प्रिंसिपल इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं जी 5th वन डिज़ाइन प्रिंसिपल में, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन आपसे क्या कहती है? फ़र्ज़ करें हम बच्चों को एक एरोप्लेन ला के देते हैं, डेफिनेटली रियल में तो नहीं होगा F-16 वाला या आर्मी वाला, टॉय की बात कर रहा हूँ, खिलौने की।
बच्चा उस एक टॉय को देख के अंडरस्टैंड कर लेगा कि एरोप्लेन क्या होता है। अगर हम उसको ट्रेन ला के दे दें तो उसको देख के उसको आइडिया हो जाएगा कि ट्रेन कैसी होती है, इसके साथ साथ उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसको ये समझ आ जाएगी कि वो कैरी करती पैसेंजर्स को। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक टॉय के थ्रू बता दिया कि ट्रेन क्या होती है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है और दिखने में कैसी होती है। इसी तरह से उसको हमने एरोप्लेन दिखा दी जिससे उसको पता लग गया एरोप्लेन कैसा होता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उड़ता है, मतलब क्या क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बजाय के कंप्लीट एरोप्लेन में जाते उसको बताते जो उसमें इंजन है, जो उसके टायर्स हैं, इस सब चीज़ें बताते तो बच्चा तो शायद डर ही जाता है चीज़ से। तो सिंपल वर्ड में क्या किया हम लोगों ने, हमने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिटेल में जाए बगैर, उसकी डिटेल में उसके छेड़े बगैर हम लोगों ने जस्ट बता दिया जी एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन, दूसरे को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब ज़रा मुझे बता सकते हैं फंक्शनल और डेटा अभी आपने कहाँ देखा था, किस डिज़ाइन प्रिंसिपल में इन दोनों चीज़ों को, मतलब हमें फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहाँ नज़र आई थी? जी, आज के ही लेक्चर में हम लोगों ने जब इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात की थी तो हमने कहा था कि जब सॉफ्टवेयर को इनकैप्सुलेट कर देंगे जो डेटा ऑपरेशन को, बेनिफिट क्या होगा, अगर हम उसका डेटा के रिप्रेजेंटेशन दुनिया से हाइड कर देंगे तो हम क्या चीज़ अचीव कर लेंगे, इंफॉर्मेशनली कोहेसिव। मतलब इसका मतलब क्या था, दैट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब दुनिया से ये चीज़ को, मतलब दुनिया को ये हेडेक नहीं होनी चाहिए कि मतलब टॉप लेवल पे उसे पता जी रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद स्टूडेंट का नेम, उसका CGPA, उसका एड्रेस और किस डिसिप्लिन में इन्वॉल्व है, टू मच। ये डेटा उसके लिए काफ़ी है। ये डेटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे की गई है, कैसे इन्फॉर्मेशन इसको मैप की गई है, कैसे स्कीमा क्रिएट किया गया है, ये उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए दुनिया को कि मुझे इसको स्टूडेंट का डेटा पास करना है और इसको क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि इसको सॉर्ट कर दो, विद असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो CGPA के अकॉर्डिंगली, या इस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो CGPA के अकॉर्डिंगली। आप सिर्फ क्राइटेरिया बताएं, अब वो सॉर्टिंग कैसे हुई है ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत भी नहीं, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ बता देंगे जी कि ऐसा होगा, एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम डेटा पास करेंगे और वो डेटा को इम्प्लीमेंट, हम उसको जस्ट स्टूडेंट का डेटा पास करेंगे और वो आगे से इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे हुआ होगा ये पता नहीं, बातें बाद में देखेंगे, ये हमारा फिलहाल हेडेक नहीं है। तो जब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट शुरू करते तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एग्जाम्पल है, हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे थे तो रिक्वायरमेंट में पता लगा कि जी हमारे पास जो डेटा है वो हमें कोर्स का डेटा चाहिए होगा। हम कहेंगे ठीक है जी, कोर्स होगा, उसमें कोर्स का टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, किस सेमेस्टर में ऑफर होगा, बस हमें यहाँ तक होना चाहिए। आगे जाके इसकी डिटेल, मतलब एग्जांपल है, जो टाइटल है, जो कोर्स का टाइटल है वो किस डेटा टाइप का होना चाहिए, वो कैसे एक्सेस होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे वो असाइन होगा फार्गो स्प्रिंग को, ये अभी फिलहाल हमारा प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल टॉप लेवल पे ये समझे कि एक ये कोर्स की क्लास होगी और उसमें ये फंक्शनैलिटी होगी, बस। अल्लाह खैर सलाह। क्या बेनिफिट हुआ, नीटी गिटी डिटेल में फंसने से सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी में मूव कर देंगे। अगर कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग इतनी मुश्किल हो जाएगी। तो हम इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए इस फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे फंक्शनैलिटी को देखते हैं और आगे जाके एक्चुअली आपने अभी तक जो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देखी हुई, तो ये सब की सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन को फर्दर डिटेल में समझा सकता हूँ। लेकिन उसमें जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, इवन आपको ये भी नहीं पता होगा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो इसलिए आप फिलहाल इसके कंसेप्ट को समझें। डिटेल में आपने इंशाल्लाह हाई जब लेवल क्लासेस में जाएंगे तो एल्गोरिथम भी डिटेल से पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम भी सिर्फ ये सब देखें कि हाई लेवल पे जब किसी चीज़ को देखा जाए वो एब्स्ट्रैक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्शन में फंक्शनैलिटी का मतलब फंक्शन क्या होगा, रिटर्न टाइप होगी, क्या डेटा को पास किया जाएगा, फिलहाल ये आइडेंटिफाई करें। और उसके अंदर स्टूडेंट में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका नेम होगा, किस डिसिप्लिन में इन्वॉल्व है, उसका CGPA क्या है, सिर्फ ये चीज़ें होंगी। अब ये चीज़ें स्टोर कैसे होंगी बाद में देखते हैं, डेटा टाइप क्या होगी बाद में देखते हैं, आपने अरे यूज़ करने की नहीं करनी ये बाद में देखेंगे, पॉइंटर यूज़ करने का नहीं ये बाद में देखेंगे। फिलहाल और टॉप लेवल पे सभी समझे कि चीज़ें क्या होंगी। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। बेनिफिट क्या होगा,
हम कम्प्लेक्सिटी से बच जाएंगे शुरू में ही। और जो हमने रूल पढ़े थे, उसे जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें क्या सिंपलिसिटी, कीप इट सिंपल, वो हमने इस प्रिंसिपल को देखा था। और आखिरी प्रिंसिपल है जी जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ जनरलाइजेशन। अब जनरलिटी क्या होती है? अच्छा देखिए जी, हमारे पास जब एंटिटी आएगी, एंटिटी का मतलब है अभी एंटिटी क्या होगी, जैसे टीचर की एंटिटी है, स्टूडेंट की एंटिटी है। हम चाहते हैं कि कुछ उस सॉफ्टवेयर यूनिट को कुछ इस तरह से डेवलप किया जाए कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। हम चाहते ये हैं कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में जो टीचर है उसकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो देख लें। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं इसका टीचर है, उसका उनका आईडी क्या है, उनका CNAC क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, फील्ड ऑफ एरिया ऑफ स्टडी क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं। और उसके बाद हम जाते हैं GC यूनिवर्सिटी। हम देखते हैं कि उनकी जो कॉन्टेक्स्ट में, जो टीचर का कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पे किस किस्म की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। फिर हम चले जाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे, वहाँ पे जाके देखते हैं, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं फास, फिर UT लाहौर चले जाते हैं। इस तरह करते करते हम बाकी सब यूनिवर्सिटी में देखते हैं। और रूल ऑफ थंब क्या है कि एक ऐसी क्लास लिख दी जाए जो कि एप्लीकेबल हो सब यूनिवर्सिटीज़ में। मसला हर यूनिवर्सिटी की टीचर की अपनी अपनी क्लास ना हो। क्लास का मतलब ये जो मैं प्रोग्रामिंग वाली क्लास है इसकी बात कर रहा हूँ, या यूनिट, आप कह लें कि एक ऐसा यूनिट डेवलप कर दिया जाए जो कि सबका अलग अलग से ना हो। मसलन हम कहें एक ही यूनिट है, वही यूनिट एंटी यूज़ करी, वही GC, वही एग्री, वही फास, वही UT, वही नस्ट, वही कायद-ए-आज़म, वही इस्लामिक, वो सारी उसी को यूनिट कर रही है। उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें फिर हम इंक्रीज़ करने पड़ेगा नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स। नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या हुआ जी? अब हमारे पास यहाँ पे एक NTU का कॉन्टैक्ट्स आ गया, NTU के हवाले से देख लिया हमने, GC के हवाले से देख लिया, बाकी यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने इसको देख लिया। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद हम देखेंगे इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर का जो कॉमन बिहेवियर है वो क्या है, या दूसरे वर्ड में हम देखेंगे जो टीचर का कॉमन डेटा वो क्या है। मतलब हमने देखा कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो टीचर को की ID साइन करती हैं, टीचर का CNAC लाजमी उनके पास होता है, टीचर का नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, एरिया ऑफ स्टडी क्या है। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो कॉमन लेके आ रही हैं। बाकी सबका डिफरेंट हो सकता है। मसलन कुछ कह रहे हैं कि ये मैरिड है कि नहीं है, कुछ लोग उनका एड्रेस, कुछ यूनिवर्सिटी उनका एड्रेस पे साथ फोकस कर रही हैं, कुछ उनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रही हैं, कुछ उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानना चाह रही है। तो ये सब में कॉमन नहीं था। हमने क्या कि जो सब में कॉमन बिहेवियर था, जो कॉमन चीज़ थी, जो कॉमन फीचर्स थे, वो हमने सिंपल एक यूनिट में रख दी है जो पाकिस्तान के तमाम टीचर्स में कॉमन थे। ये चीज़ हमने जो अचीव कर ली, इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। बेनिफिट क्या होगा? ये फ्यूचर में एक्सटेंशन की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा? हम इस यूनिट को रीयूज़ कर सकेंगे। रीयूज़ का मतलब है दोबारा बनाए बगैर इसको यूज़ कर लेंगे। आसान वर्ड में इस जनरलाइजेशन को आगे फर्दर फिर मैं एक्सप्लोर करूँगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को देखेंगे। तो जनरलाइजेशन में हमने क्या किया? यूनिट को इंटरनेशनली या लोकली या उस जोग्राफिकल हवाले से इस तरह से डेवलप करना है कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाए। और वो कैसे एप्लीकेबल होगा कि जो कॉमन फीचर्स हैं सारे की सारी डोमेन्स के, उस कॉन्टेक्स्ट के, उनमें से देखो कौन से कॉमन फीचर्स हैं, सिर्फ वो कॉमन फीचर सॉफ्टवेयर यूनिट में लिख दो। तो इस तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल बन जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट प्रिंसिपल। लेट्स हैव अ लुक ऑन समरी। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल की जो हमारे पास समरी है वो ये था कि मॉड्यूलरिटी में क्या किया, सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, हर लेयर को, हर टीयर को, हर कंपोनेंट को ये हो अपने सिर्फ चीज़ों के साथ गर्ज होना चाहिए, बाकियों के से नहीं। और यहीं से हमने एक चीज़ पढ़ी, दो चीज़ें पढ़ी, एक थी कोहेजन, एक थी कपलिंग। कपलिंग का मतलब ये था कि सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में जो डिपेंडेंसी उसे कपलिंग कहते हैं, और दैट मस्ट बी लो। दूसरा कॉन्सेप्ट था वो दैट वाज कोहेजन। अब हम मॉड्यूल्स के अंदर चले गए हैं। उस अंदर मॉड्यूल में जाने के बाद हमने ये देखना है कि ये जो मॉड्यूल है इसके जो कंपोनेंट है बाकी कंपोनेंट से किस हद तक लिंक्ड है, और ये जितने ज़्यादा लिंक होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, दैट इज़ कॉल्ड कोहेजन। दूसरे वर्ड में इसने कितने कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, दैट इज़ कोहेजन। उसके बाद हम चले गए इंटरफेस में। इंटरफेस में क्या आता है कि कोई कंपोनेंट है वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको एक इंटरफेस देता है कि भाई मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दो
इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में आपको मैं वो प्रोसेसिंग कर दूंगा। हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है, वो ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा है दुनिया को नहीं पता। अब वो ब्लैक बॉक्स में एक जगह पे हमने एक होल रखा होगा कि भाई यहाँ से मुझे कुछ चीज़, जैसे एग्जांपल है कॉफ़ी की मशीन है, तो कॉफ़ी की मशीन एक पूरा एक ब्लैक होल है। अब हमें नहीं पता वो अंदर से ऑपरेट कैसे हो रही है, हमें सिर्फ ये पता है कि मैं इसमें एक कोइन इंसर्ट करूँगा, उस कोइन के अगेंस्ट से मुझे पूछेगा बताएं जी मुझे कॉफ़ी चाहिए, ये चाय चाहिए, ये क्या चीज़ चाहिए। मैं जैसे कॉफ़ी प्रेस करूँगा मुझे उसमें बताऊँगा जी इसमें इतना मिल्क चाहिए, इतनी इसमें शुगर चाहिए, इतने इसमें कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी बन के मेरे पास पहुँच जाएगी। तो ये जो मशीन का बटन प्रेस कर रहा हूँ मेरे और मशीन के दरमियान ये इंटरफेस है, या हमारे और मशीन के दरमियान इंटरफेस है, और इंटरफेस को चेंज नहीं किया जाता। आप लोग फेसबुक देख लें तो फेसबुक में जैसे आप लाइक करते हैं, जैसे आप ब्राउज के बटन पर क्लिक करते हैं, व्हाट आर दीज आर इंटरफेसेस जिसके थ्रू आप फंक्शनैलिटी को अचीव कर रहे हैं। तो फंक्शनैलिटी जो बैक पे चेंज होती रहती है, लेकिन उसका इंटरफेस चेंज नहीं होता। इंटरफेस चेंज नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। थर्ड नंबर पे तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। ये क्या था कि एप्लीकेशन का जो डेटा है और जो इसके ऑपरेशन हैं इनको इनकैप्सुलेट कर दो, मतलब कैप्सूल की फॉर्म में दुनिया से छुपा दो। क्या बेनिफिट होगा, हमें कोहिजन मिल जाएगी और सिस्टम आपस में लूजली कपल्ड हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद हमने जिस सॉफ्टवेयर को जब इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में ले गए तो हमने देखा हमें यहाँ पे करना पड़ता फैन इन फैन आउट, और जब हमने इसको फैन इन फैन आउट किया तो हम फंस गए जी साइकिलिंग में, और साइकिलिंग को हैंडल करने के लिए फिर हमने की सैंडविचिंग। सैंडविच का रूल क्या था कि किसी एक यूनिट को लो, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो ताकि इनमें डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो इस तरह से इसे कंटिन्यू करें, जब सारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी यू आर फ्री। एब्स्ट्रैक्शन क्या था, डिटेल में जाएगा, बस टॉप लेवल पे ये देखें कि एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है, एक सॉफ्टवेयर यूनिट जो है, इस यूनिट में कौन कौन से मतलब एग्जांपल उसके अंदर हम देखते हैं कि स्टूडेंट की क्लास है, तो स्टूडेंट की क्लास में हमने देखा जी डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपसे क्या कहती है कि जो डेटा चाहिए बताओ, मतलब स्टूडेंट का नेम चाहिए, CGPA चाहिए, मे बी उसके मार्क्स चाहिए, जिस डिसिप्लिन में वो इंटरेस्टेड है वो चाहिए। हमें सिर्फ ये गर्ज है, आगे स्टोर कैसे करना है वो बाद में देखते हैं, इसको प्रोग्राम कैसे करना है, कोड कैसे करना है बाद में देखते हैं, फिलहाल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसके बाद हम कहते हैं जी कि स्टूडेंट का कैलकुलेट करो CGPA, तो हम कैलकुलेट CGPA करेंगे, आगे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, वो कैलकुलेशन कैसी होगी बाद में देख लेते हैं, सॉर्टिंग कैसे होगी बाद में देख लेते हैं, फिलहाल हमारा इस कंसर्न नहीं है। तो ये चीज़ थी हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, डिटेल में जाए बगैर जस्ट हाई लेवल पे चीज़ों को देखें। और आखिर में थी जनरलिटी। जनरलिटी में क्या थी, जनरलाइजेशन इसका दूसरा नाम है, वो ये थी कि सॉफ्टवेयर को ग्लोबली एप्लीकेबल बनाओ, यूनिवर्सली एप्लीकेबल बनाओ। वो कैसे बनाएंगे, हमें उस पूरी डोमेन के लोगों को कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा और उन सब के डेटा को फेच करेंगे। एक्सेस करने के बाद देखेंगे इनमें से कौन सा डेटा जो कॉमन है, जो सारे के सारे लोगों को चाहिए, हम सिर्फ उस डेटा को लेंगे, एक उसी से एक यूनिट डेवलप करेंगे, उस यूनिट को हम कहते हैं जनरल यूनिट बन गया हमारे पास। तो ये थे जी हमारे पास 6 डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। आई होप आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको टॉप लेवल पे ये एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें टेक्निकल इशू भी इन्वॉल्व है और अभी तक हमारी वो स्टडी उस लेवल की नहीं है। अब यू आर द स्टूडेंट ऑफ सेकंड सेमेस्टर, तो अभी आपने बहुत कुछ पढ़ना, तब जाके उस चीज़ तक पहुंच सकेंगे। आई होप जी ये सब चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। अगर फिर भी कोई इशू है, यू आर फ्री, आप फ्री हैं जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यू में आस्क क्वेश्चन थ्रू यूट्यूब, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू गूगल क्लासरूम, तो अप टू यू। तो ये है, प्लीज़ चीज़ों को साथ साथ करें, बजाय कि एक पूरा पूरा काम इकट्ठा हो जाए, फिर आप बैठे पता लगे जी आपसे चीज़ें कवर नहीं हो रही, तो ऑलमोस्ट 1 या 2 रात जाके ये कोर्स कवर नहीं होना। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आपको डेली का आधा घंटा, पौना घंटा, वट जो भी आपके लिए फिजिबल डिसाइड कर लें, और बेशक 15 मिनट डिसाइड कर लें और उसके साथ इसको वर्किंग करें, तब जाके डेली बेसिस पे चीज़ें हैंडल करने से ही हैंडल होंगी। आप इकट्ठी जब कलेक्टिव हो जाएंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और लर्निंग आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकेगी। अगर चीज़ों की लर्निंग नहीं हो सकेगी तो फिर इसका जो हमारा बेसिक मकसद ही ख़त्म हो चुका होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।